चलो भाई, करके आए हो, पढ़ के आए हो सारे? पूछ लो भाई क्वेश्चन। पहले तो तुम सोल्व करो, क्वेश्चन लिख रही हूँ, सोल्व करो। हाँ, बंद कर दो भाई कॉपी। आ गई भाई खुशबू, ठीक है। करो क्वेश्चन। कॉपी बंद होनी चाहिए सबकी। साक्षी, करो क्वेश्चन, सोल्व करो। अरे नहीं, आंसर पूछूंगी मैं, सोल्व करो अपना अपना। क्वेश्चन नहीं उतारा अभी तक। काजल, कर ले भाई क्वेश्चन। निधि, तुम नहीं आए थे ना, नहीं होगा तुमसे तो रहने दो। पहले वीडियो देख लेना पिछली क्लास की, फिर हो जाएगी। वो सिस्टम में दिक्कत है, हो जाएगी, फिर देख लेना। आंसर निकालो इसका। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है भाई लिमिटिंग लाइन। और कल लिमिटिंग लाइन मैंने बताई थी, लाइमन सीरीज गिवन है, आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, वेवलेंथ बता दो। ठीक है, हो गया पिछला क्वेश्चन। हुआ किसी का? सुषमा, हुआ? कितना आ रहा है? डेसिमल नहीं आएगा, होल नंबर आएगा। किसका हुआ है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम विल जंप। हमें ऑर्बिट बतानी है कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखी है। अगर वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो कौन सी ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, ये बताना है। फोर्थ या सेकंड? दो दो कैसे बता रहे हो? अच्छा सेकंड, सी ऑप्शन बता रहे हो। तो तेरा क्या है भाई सुषमा? फोर्थ ऑर्बिटल? नहीं,
देखो ये होता है, बात किसकी की है यहाँ पे? तो देखो पहले उसके पास है ना, अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो -13.6 एनर्जी होगी, ठीक है। अब अगर वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इतनी एनर्जी इसमें मैं ऐड कर दूँ, इलेक्ट्रोवोल्ट में ही चल रहा है, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में ही होती है। ओन एब्जॉर्बिंग बोला है ये, मतलब उसकी कुछ एनर्जी है पहले से और उसमें कुछ एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करवाई है, ये है। उसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला कि उसकी इतनी एनर्जी है, उसने बोला है ओन एब्जॉर्बिंग। इस वर्ड का भी तो कुछ मतलब होगा ना, कि मतलब उसके पास पहले से कुछ एनर्जी है और कुछ उसने एब्जॉर्ब की है, तो पहले से उसके पास इतनी एनर्जी, उसमें इतनी उसने एब्जॉर्ब की है। अब जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 12.1, हाँ 13.6 कितना आएगा? हाँ बोलो। तो माइनस आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब जो भी ये एनर्जी आएगी ना, इसको तुम इक्वल टू रखो 13.6 अपॉन n का स्क्वायर। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये हमारी टोटल एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी के इक्वल होगी और फिर n की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। करो, हाँ कितना आएगा इसका आंसर बताना मुझे, कैलकुलेशन देख लूँ तुम्हारी मैं। आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? हाँ प्लस में कैसे आएगा, बड़ा किसका है? तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो किसके इक्वल रखोगे? -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इज इक्वल टू -1.5। अब क्या करोगे? 13.6 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू n का स्क्वायर। n का स्क्वायर 9 के इक्वल आएगा, तो n की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ। ये तो सीधा सा है बिल्कुल, इसमें तो कुछ भी चीज़ घुमा के नहीं पूछी हुई, जल्दी बता दो। ऑप्शन दे दूँ? और कौन सा? बताओ। वेवलेंथ ही पूछी है ना, तो एंगस्ट्रॉम में साक्षी डिस्कशन नहीं करना, खुद का कर लो, मुझे आंसर बता दो जल्दी से। चौकसी हुआ? खुशबू क्यों हैंग हो गई भाई, बता कैसे होगा? काजल मुझे बताओ ये क्वेश्चन होगा कैसे? कैलकुलेशन हम कर लेंगे, अप्रोच बताओ कैसे करेंगे? आता है या नहीं किसी को? कॉपी में तुम कर क्या रहे हो, वही मुझे बता दो क्या कर रहे हो। ये आएगा कैसे किया बताओ, बता दे भाई। हाँ ठीक है, रीज़न बता दे। ये नहीं नहीं, ये मैंने कल नहीं कराया। देखो राइट बाय फॉर्मूला बताओ काजल, हाँ नोट्स में मिल सकता है। काजल राइट बाय का फॉर्मूला बताना मुझे। R इज इक्वल टू, कौन कह रहा है ये?
Z तो 1 होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। R की वैल्यू गिवन है 109678। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है नेहा? कितनी कौन कौन सी सीरीज कराई थी मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? नहीं, बताओ कोई भी 3 बता दो मुझे। चॉक्सी, लाइमन, हाँ। हेल्प करने से कुछ नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। चॉक्सी बता दे भाई आगे। हाँ, N1 की वैल्यू बताओ इनके लिए। कौन सी सीरीज में लाई करते हैं बताओ? हाँ, अब बताओ यहाँ पे लाइमन है तो N1 की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1 का स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी? किसको पता है ये? सोते हो क्या क्लास में? राइट-बर्ग फॉर्मूला के नीचे नोट बनवा के तुम्हें लिखवाया था, लिमिटिंग लाइन पूछी जाए तो N2 इन्फिनिटी होगा, बताया था। और मैंने कहा था 1/∞ 0 हो जाएगा। कहाँ ध्यान है भाई? ये हो जाएगा तो 109678 के इक्वल हो गया, क्योंकि 1/1 क्या होता है? 1 माइनस 0 1 1 इंटू 109678 109678। तो ये क्या है? वेव नंबर है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? 1/109678। सिंपल सा था, इसको रेसिप्रोकली तो करना है। नेक्स्ट कौन बताएगा क्वेश्चन? सुषमा खड़ी हो जा भाई, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ऑर्डर बता दे। शुरू हो जाओ यहाँ से। रेडिएशंस के टाइप बताए थे ना, बहुत सारी होती है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कल ऑर्डर मैंने याद करने के लिए बोला था तुमको। मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने डिस्कशन किया था इस ऑर्डर का। हाँ, वो ऑर्डर ही तो बताना है मुझे, जिसमें कॉस्मिक, एक्सरे, यूवी, आईआर, इनका ऑर्डर बता दो मुझे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। मैं वही ऑर्डर ही तो लिखवा रही हूँ तुमसे, क्या पूछूं? और वही ऑर्डर ही तो पूछ रही हूँ। चौक से खड़ी हो जा, बता। खुशबू खड़ी हो जा भाई, बता। कौन बोल रहा है बीच में? जिससे पूछा जाए वही बोल लो। ज़्यादा ही आता है तो खुद खड़े हो जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछ लूँगी। बोल लो। बैठ जा। काजल, मुझे ये बता दो, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज़ होगा और क्या डिक्रीज़ होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में से?
फ्रीक्वेंसी, बैठ जा। नेहा, मुझे ये बताओ, विजिबल में ये होता है, इसको यूज़ करके मुझे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर दो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? चलो हिंट दे देती हूँ, हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है? 3 कलर्स आते हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, और क्या रीज़न होता है वो बता दो। रेड, फिर बता दे भाई, साक्षी खड़ी हो जा। पहले कौन सा होगा? क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ऐसे। रीज़न क्या बताया था मैंने? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी? तो फिर पहले कौन सा कलर आएगा? रेड। किसी को भी हीट करते हैं तो पहले रेड कलर ऑब्टेन होता है, देन येलो, और बाद में ग्लो करता है वो ब्लू कलर से। रीज़न होता है वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। किसने बताया था? बैठ जाओ, तुमसे रह गया। क्या पढ़ के आए हो? मुझे कुछ भी बता दो जो तुमने घर जाके पढ़ा है, बता देना और बैठ जाना। क्या कराया था कल मैंने? कोई भी एक टॉपिक मुझे बता दो, एक टॉपिक बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी उससे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था? पढ़ा था। अगर चेंज इन पोजीशन है 0 तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ? जिसको आता है वो बता दो और बैठ जाओ। तुम खड़े ही रहो। नेहा, किसको आता है ये? साक्षी बता भाई। अगर चेंज इन पोजीशन 0 है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? कल बताया था ये मैंने, तभी पूछ रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैंने डीपीपी में भी कराया है और कल भी बताया था। अगर एक चीज़ 0 हो तो दूसरी इन्फिनिटी हो जाती है, बताया था ना कल, ये बोली थी ना ये लाइन मैंने। तो 1/0 क्या होता है सुषमा? फिर 0 कैसे हो जाएगा? ये लाइन स्पेशली बोली गई थी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, मैंने डीपीपी में कराया था। बैठ जा साक्षी, बताओ क्या? मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें आ नहीं रहा, बताओ खुद से कुछ। सुषमा एक टॉपिक बता दे जो तूने पढ़ा हो, वही पूछ लूँगी मैं। शुरू के 3-4 पेजों में है क्या? वही तो पूछ रही हूँ, क्या है? मुझे तो नहीं पता तुमने क्या लिखा शुरू के 3-4 पेजों में। नेहा बता भाई, क्या पूछूं? रदरफोर्ड मॉडल बता दो मुझे। घर जाके पढ़ा होता ना तो ये हाल बिल्कुल नहीं होता तुम्हारा। तुम्हें कितना ही समझा लो, कुछ नहीं आता तुम्हें समझ में। हाँ बता। सुषमा ये थॉमसन मॉडल था, इतना गलत मत बोलो। थॉमसन और रदरफोर्ड में फ़र्क समझ नहीं आ रहा अब तक?
3 बार हो चुका ये चैप्टर। यहाँ पे आ जा और आज खड़े ही होके पढ़ना, बैठना नहीं, इधर आ जा। चौकसी कुछ बताओगे या खड़ा ही रहना है? नेहा रदरफोर्ड मॉडल को दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं? सेकंड नाम उसका बता दो। थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों का बता दो मुझे। रदरफोर्ड मॉडल में किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, बैठ जा। हाँ भाई बता। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? राइडबर्ग फॉर्मूला के अलावा बता दो मुझे कोई एक। अगर मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? बताया था ना, ये पॉइंट मेंशन किया था ना, हम वेवलेंथ 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, या राइडबर्ग फॉर्मूला से या फिर एक थ्योरी कराई थी उससे। और मैंने ये भी बताया था कि मैक्रो, माइक्रो और लाइट होती है, उन सब में पार्टिकल और वेव नेचर होता है। ये कौन सी थ्योरी थी भाई? डी ब्रॉगली की वेवलेंथ भी कराई थी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। कराया था ना ये। रीज़न ये बता दो मुझे कि यहाँ पे हमें इस पेन का वेव नेचर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? होता तो ये पार्टिकल और वेव दोनों है। रीज़न बता दो, कल बताया था मैंने। क्या? वेवलेंथ कम है इसकी। क्यों कम है? इलेक्ट्रॉन को और किसी भी मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को, इसको कंपेयर करके मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाई देता है, किसी भी मैक्रोस्कोपिक का वेव नेचर क्यों दिखाई नहीं देता? सुषमा आता है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है? हाँ, डी ब्रॉगली कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो मुझे। इतनी देर से कॉपी में देख रहे हो, कुछ भी याद नहीं आया अब तक। देखो लास्ट में था हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हमने थॉमसन मॉडल करा था, रदरफोर्ड किया था, बोहर्स मॉडल किया था। उसके बाद हम करेंगे आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, थॉमसन्स में जनरली हमने क्या देखा था? हमने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया था, बस वहाँ पे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ था? स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली कोलैप्स हो जाते थे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, फिर बोहर्स में ना ऑर्बिट का कंसेप्ट आया और इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्टेबलाइज कर दिया कि उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी हमने 3D मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ ऑर्बिट का कंसेप्ट था, ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं आया था। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने 3D मॉडल को एक्सप्लेन किया है, एटम को। एटम का जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस करेंगे। चारों मॉडल्स में क्या कुछ किया था समझ में आया? ठीक है, मेन बात सबका पोस्टुलेट और लिमिटेशन याद होनी चाहिए, किसमें क्या कमी थी और क्या चीज़ कहाँ पे पूरी हुई थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे पास है ना, 2 तरह की होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सारी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे बेस्ड थी। ठीक है, लेकिन हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो उनकी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं हो रही थी, तो उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई थी? क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लासिकल क्वांटम में समझ में आया? ठीक है, बैठ जाओ सुषमा, चौकसी बैठ जाओ। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ना पोस्टुलेट मत करना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तुम बस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ध्यान में रखना, बाकी इसकी एप्लीकेशन करेंगे हम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबसे पहले ना तुम्हें ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है,
हम 3 एक्सिस पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जेड 3 होते हैं हमारे, ठीक है। तो उन तीनों पोजीशंस पे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखते हैं कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है। ये क्या होता है, कर्ल स्क्वायर साइन, ये कर्ल यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम कितनी टर्म्स में पढ़ते हैं, एक तो ये ऐसे लिखते हैं डी साई, तो ये होता है डिफरेंशियल, और ये कर्ल होता है पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। ये चेंज को दिखाते हैं, ठीक है। डी स्मॉल चेंज को दिखाता है, डेल्टा लार्ज चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो कर्ल यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल है, साई यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने कल बताया था, कौन बताएगा मुझे एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक्स एक्सिस में देखेंगे, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ये यहाँ पे एम क्या है, मास, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तुम्हें पता है, ई एनर्जी है, वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी और एटम के लिए 1D में, 2D में, 3D में, तीनों में कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। ये ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, यहाँ पे तुम स्क्रोडिंगर को ही याद रखना क्या इक्वेशन होती है, और इसको अच्छे से रखना, प्लस माइनस क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ की है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा पेपर में, ज़्यादा मेन डिफरेंस नहीं होगा कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, याद होगी तभी कर पाओगे। कल सबको ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड पूछा था मैंने, बताओ। हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, दिस इज एच कट साई एंड ई साई। एच कट यहाँ पे होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लैप्लेशियन, हर्मिशियन, हैमिल्टोनियन, उनको तुम्हें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। ऑपरेटर्स बस ये याद रखना है, यहाँ पे हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का यूज़ किया है। ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में आगे आता है, 12th लेवल तक नहीं है, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस मत है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद रखना, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखना, और यहाँ पे एच कट कौन सा ऑपरेटर है ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलेगी और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके पास पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों होंगे, वेव होगी तो एम्पलीट्यूड भी होगा, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, क्वांटाइज एनर्जी। तो उस एनर्जी और उस एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब देखो, एक होता है ऑर्बिट और एक होती है ऑर्बिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे होगा शायद, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अराउंड ये 3D स्पेस होता है ना, इसके अराउंड, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑर्बिटल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसे कहते हैं हम पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। अभी जो ये साइड में होता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये ऑर्बिट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये वो ऑर्बिट का कंसेप्ट है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आता है बाद में, लेकिन ऑर्बिट और ऑर्बिटल अगर इस सेंस में पूछा जाए तो ये होती है 3D और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर वो आगे जाके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग से डिस्कस करते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये इसी एक पोजीशन पे तो नहीं होगा, कुछ देर के बाद हम देखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूसली अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। सिमिलरली और भी ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते जा रहे हैं, तो अगर मैं फोटोग्राफ लूँगी इसका हर एक सेकंड में मैंने एक फोटोग्राफ लिया, तो हमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देगा, तो हमें फोटोग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में मुझे क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो भी ये हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके सराउंडिंग में उसका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और मेन बात इसमें याद करने की है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई बाउंड्री नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा नहीं होता। वो 3D स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती,
ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल में पॉइंट आ सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, हम उसे बाउंड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। ठीक है, जहाँ तक उसका नेगेटिव चार्ज जाएगा वहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यही बात याद करने की थी। ठीक है, ये देख लेना 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो क्वांटम नंबर्स, जो कि एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अब जो कंसेप्ट होगा ना इसे ध्यान से समझ लेना, अभी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं? 4। अगर ब्रीफ में देखें तो N, L, M और S, और इन सबको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से नहीं करते। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड ये जो शेल्स होती हैं, ठीक है, शेल या ऑर्बिट एक ही बात होती है, शेल इज इक्वल टू ऑर्बिट। ठीक है, या वो कहें कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, या वो कहें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, या वो कहें के शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, के, ये है L, ये होगी M, के की वैल्यू क्या होती है 1, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 3, इस तरह से चलेंगी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स समझ में आई। तो पेपर में गिवन हो शेल और ऑर्बिट, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, या वो N की वैल्यू दे या वो K की वैल्यू दे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारी इस फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इस यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2। ठीक है, k की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। ठीक है, या तो हम इसे KLMN शेल कह देते हैं या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल कह देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2, 2s2, तो इसके आगे जो ये नंबर हम यूज़ करते हैं ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, 1s2 का क्या मतलब है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखो ये फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक शेल में। जैसे मैं कहूँ सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, 2n का स्क्वायर होता है। शेल कौन सी है, चलो फर्स्ट मान लेते हैं फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। और तुम कॉन्फ़िगरेशन में देखते हो तो तुम्हें ऐसे ही लिखी मिलती है ना 1s2 फिर 2s2 आ जाती है। कभी भी उसके आगे कोई 1p6 आया है, कभी भी नहीं आया ना। तो n फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ही सब शेल पॉसिबल है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मतलब पहले में 2 ही हो सकते हैं। तुम इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब सपोज हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो कार्बन की 1s2, 2s2, 2p, चलो कार्बन की छोड़ दो, मैक्सिमम देख लेते हैं 2p6, 3s2, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं। तो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 ही आ रहा है। ठीक है, या तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो भी तुम फाइंड आउट कर लोगे, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो फॉर्मूला रख लो। ठीक है, तो एक शेल में या एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दैट आर 2n²। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद देखो सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। ठीक है, L क्या होता है यहाँ पे सब शेल, कि एक शेल में कितनी सब शेल हैं या कौन सी सब शेल हैं। ठीक है, ऑर्बिट में कितनी सब शेल हैं या शेल में कितनी सब शेल हैं। ठीक है, तो L क्या हुआ हमारा सब शेल। अब शेल सब शेल को है ना हम n से ही फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट है तो कितनी सब शेल होंगी। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या होगी 0 और 1, इंक्रीज करते जाएंगे। अगर 3 होगी तो कितनी होगी 0, 1 और 2, और अगर 4 होगी तो 0, 1, 2 और 3। अब ये 1, 2, 3 है क्या, अगर 0 है तो वो कौन सी सब शेल है S, अगर 1 है तो वो कौन सी सब शेल है P, अगर 2 है तो सब शेल है D, और 3 है तो सब शेल है F। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो वहाँ पे एक ही सब शेल पॉसिबल है, डेट इज़ S।
अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो वहाँ पे 2 सब शेल पॉसिबल है s एंड p। अगर वहाँ पे n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 सब शेल पॉसिबल दैट आर s p एंड d। इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सब शेल बताओ कितनी पॉसिबल होंगी, ठीक है, या फर्स्ट में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। ऑर्बिटल का आगे कंसेप्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो समझ में आया सब शेल कैसे लिखते हैं। ये वैल्यूज़ ध्यान रखना, s के लिए क्या होती है, p के लिए क्या होती है, d के लिए क्या होती है, ठीक है। 0 से शुरुआत होगी, 1 से नहीं होगी। सीक्वेंस में याद करें ना, s p d f, ठीक है। देखो ये वही है, ठीक है। अब जो एस वर्ड यूज होता है ना, दैट उसकी शेप से होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो इसका एफ, डी, पी और एस ये लिया हुआ है, ठीक है। तो जो एस सब शेल है वो शार्प वर्ड से आई है, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज्ड से और एफ फंडामेंटल से। यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है पर फिर भी देख लेना। उसके बाद देखो थर्ड क्वांटम नंबर होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे या तो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर m और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं l, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सिंबल वहाँ पे आ सकता है पेपर में, या वो सीधा कहेंगे ऑर्बिटल निकालो या फिर वो ये सिंबल यूज़ करेंगे या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्ट लिख के देंगे। चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पर्टिकुलर L के लिए निकालेंगे M की वैल्यू, जैसे वहाँ पे पर्टिकुलर N के लिए L की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पे हम L के लिए M की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो किसी भी L के लिए M की वैल्यू होगी प्लस L2 माइनस L, ठीक है। अब अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू क्या हो सके, प्लस 0 टू माइनस 0। अब प्लस 0 माइनस 0 तो कुछ होता नहीं, होती 0 ही है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे 0। अब अगर L की वैल्यू 1 है हमारी तो कितना होगा, प्लस 1 टू माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में क्या होता है, माइनस 1 0 प्लस 1, ये 3 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 2 लिखा गया है बीच में, ठीक है, मतलब 0 आएगी बीच में जो डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं अगर L की वैल्यू 1 हो तो। अगर L की वैल्यू 2 हो मतलब D ऑर्बिटल हो, ठीक है, D सब शेल हो, तो D में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। हमने D ब्लॉक में पढ़ा है ना, हम 5 बॉक्सेस बनाते हैं, वो उसकी ऑर्बिटल है, ठीक है। कहाँ से होंगी, प्लस 2 टू माइनस 2। क्या क्या होगा बीच में, -2 -1 0 +1 +2, तो ये 5 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। फिर F में क्या होंगी, -3 टू +3, कितनी होंगी, 7 ऑर्बिटल। इसीलिए लेंथनॉइड एक्टिनॉइड में हमने 7 बॉक्सेस बनाए थे, वो 7 बॉक्सेस उसकी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया। किसी भी L के लिए तुम M की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, प्लस L2 माइनस L, ये फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है। अब किसके लिए -1 होती है, किसके लिए +1 होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर P में है ना 3 ऑर्बिटल होती हैं, PX, PY और PZ, इनकी शेप आगे हम देखेंगे। अगर PY है तो क्या होगा, -1, PZ है तो 0, PX है तो +1, ये याद करना है। आगे मैं क्वेश्चन दूंगी, करो इसे याद। और ये D की भी कर लेना, DXY, DYZ, DXZ, सीक्वेंस में याद रखना तुम। जहाँ पे Z आएगा ना वहाँ पे 0 होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। DZ² भी 0 है और वहाँ पे PZ भी 0 है, तो Z 0 होगा, ठीक है। X क्या होगा, +1 और Y क्या होगा, -1, मतलब पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, पहले X आता है फिर Y आता है ना, तो पहले +1 फिर -1। सिमिलरली यहाँ पे सीक्वेंस याद कर लेना, XY, YZ, XZ, X² Y² और Z², -2 -1 +1 +2 0 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो स्पिन क्वांटम नंबर S और MS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 2, ठीक है। जैसे मैंने P की 3 ऑर्बिटल बनाई, +1 -1 और 0 वाली, PX PY PZ बनाई है मैंने, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और वो दोनों किसके होते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। ये रूल भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसे हम +½ से दिखाते हैं और इसे हम -½ से। अगर स्पिन हमारी इस तरह की अपवर्ड तो ये होगी हाफ, स्पिन डाउनवर्ड है तो -½ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -½ ठीक है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन +½ में, कौन सा -½ में, वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट है, तुम कुछ भी कंसीडर कर लो। एक +½ में होगा तो एक -½ में होगा अपोजिट, किसी को भी कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे 1s2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कोई भी तुम अपनी मर्जी से कंसीडर कर लो,
ठीक है, चारों क्वांटम नंबर समझ में आए। पहले हम ऑर्बिट निकालेंगे या शेल निकालेंगे, उसके बाद सब शेल निकालेंगे, उसके बाद ऑर्बिटल निकालेंगे, फिर उसकी स्पिन देखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि अगर ये हमारी शेल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी कौन सी ऑर्बिट होगी, ये कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, इसकी कौन सी ऑर्बिटल होगी, इसकी स्पिन कैसी होगी, हमने सारी चीज़ें बता दी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम 3D मॉडल एक्सप्लेन करते हैं एटम का। आया समझ में? ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन गिवन होगा 3dx²y², इसमें मुझे n, l और m की वैल्यू बता दो। तो n की क्या होगी, जो आगे नंबर लिखा हुआ है 3, ये होगी हमारी n की वैल्यू। l क्या होगी, d ऑर्बिटल गिवन है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, और m क्या होगा ऑर्बिटल, x²y² के लिए +2 होता है तो +2 हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आएगा क्वांटम नंबर से। और किन्हीं भी, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होते। नोट बना के इस लाइन को लिख लो, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक करके आना, कल इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कुछ तो उनमें वेरिएशन होगा। ठीक है, इवन जो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 के, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक की स्पिन +½ होगी तो दूसरे की -½ होगी। दो उनकी n और l की वैल्यू सेम हो सकते हैं, लेकिन m की वैल्यू भी अलग होगी, m की वैल्यू भी चलो सेम हो जाएगी, लेकिन स्पिन ज़रूर अलग होगी। तो चारों तो सेम किसी के नहीं होंगे। ठीक है।